सर ये इंडियन इको बड़ी टफ है, इसमें इतने सारी डेट्स है, इतनी सारी इवेंट्स है, इसको याद कैसे करें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का इंडियन इकोनॉमिक्स, और आपको हम एक एक हेडिंग, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, एक एक डेट, एक एक इवेंट्स, एक एक फैक्ट, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रजतगर क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं, जुड़ा रहिए हमारे साथ। बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं, एक बात दोबारा बोल रहा हूं, एक पेन अपने पास रखिए, एक नोटबुक अपने पास रखिए। जो भी ऐसी हेडिंग हो जो आपको लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है, जो डेट है, जो इवेंट्स है, उनकी आप एक नोट्स बना के चलिए। और पूरी बुक की, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम लगातार बैक टू बैक चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स के। और जो भी आपको फैक्ट्स अच्छा लगे उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्जाम में आपके मार्क्स इतने होंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी इंडियन इको कैसी थी, या हमारा देश आजाद कब हुआ, है ना। अंग्रेज भारत में कब आए, हमने सुना है ना, अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, अंग्रेजों ने ये किया है, अंग्रेजों ने वो किया है। तो भाई पहले ये तो पता होना चाहिए कि अंग्रेज भारत में कब आए। तो अंग्रेजों का तो भारत में जो ट्रेड के कारण काफी लंबे पहले समय से आ गए थे, बट जो असली उन्होंने भारत में पैर जमाए वो था द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट इन 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने जीत के अपना भारत में पैर जमा दिए थे। हालांकि उससे पहले वो ट्रेड के लिए आ चुके थे। अब बच्चों आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी हमारे देश में आई 1757 में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें मोटा मोटा 190 ईयर तक, कितने 190 ईयर तक इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। बट हम जनरली बोलते हैं 200 साल तक, तो 190 तो हमने टोटल मैथमेटिकली निकाल लिया, मगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि लगभग ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिश थी उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। क्लियर आपको? ओके। अब जब अंग्रेज भारत में आए, ब्रिटिश रूल भारत में आया, उससे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, क्या था। तो देखते हैं। नंबर 1 लिखा है, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी। बच्चों आपको बता दूं, अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर मतलब हमारा ट्रेड इतना अच्छा था, हमारी इकोनॉमी इतनी प्रोस्पेरस थी, अच्छा खाना पीना था, लोगों का काम धंधा अच्छा था, है ना, सब कुछ अच्छा था देश के अंदर। मतलब सब कुछ तो नहीं, मगर ज्यादातर चीजें अच्छी थी। हमें हमारा ट्रेड भी, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था। हैंडीक्राफ्ट हमारा मशहूर था। तो हमारी इकोनॉमी ओवरऑल बड़ी अच्छी और प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। नंबर 2, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब हमारे देश का जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। आज भी लगभग हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर पे ही सर्वाइव करते हैं। और उस समय आप याद कीजिए 1947 1757 जब अंग्रेज हमारे आए, तो मेन हमारा ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर ही था। बट ऐसा नहीं है खाली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी भारत में एक अच्छे पैमाने पर होती थी। इसके अलावा इंडिया वॉज वेल नोन ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट। बच्चों ध्यान रखना, हमारा हैंडीक्राफ्ट आज भी मशहूर है, और हमारा हैंडीक्राफ्ट तब तो और ज्यादा मशहूर था। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका लोहा माना जाता था। उनकी एक ऐसी रेपुटेशन थी जो दुनिया में किसी भी लोगों की नहीं थी हैंडीक्राफ्ट के अंदर। आज भी आप विदेश घूमने जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट जरूर दिख जाएगा। वहां पे रखी हुई, म्यूजियम में रखी हुई चीजें आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट की मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट हमारा बड़ा रेपुटेड था, बड़ा ही अच्छी गुडविल थी उसकी दुनिया के अंदर। और एक कपड़ा हुआ करता था उस समय, क्लॉथ हुआ करता था जिसका नाम था मुसलिन, MUSLIN, मुसलिन। ये एक मलमल का कपड़ा था। मलमल का कपड़ा मैं कैसे समझाऊं आपको बच्चों, मलमल का कपड़ा होता है बहुत ही मुलायम कपड़ा, है ना।
देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तब तक तो हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, तो बांग्लादेश भी हमारे में था, पाकिस्तान भी हमारे में था। तो आज का जो बांग्लादेश है उस समय इंडिया में था। तो आज के बांग्लादेश में बेसिकली ढाका में जो उसकी कैपिटल है, उसमें एक कॉटन का फैब्रिक था जिसको बोलते हैं मलमल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मुलायम फैब्रिक था, और उसकी जो रेपुटेशन थी वो पूरी दुनिया में थी। लोग हमारे यहां से उस मलमल के कपड़े को, जिसको हम मुस्लिम बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में मंगाया करते थे। तो बच्चों, आपको समझ में क्या आया? आपको समझ में आया होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश के यहाँ पे आने से पहले हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस थी, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी हमारी अच्छी थी, और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो पूरी दुनिया में अच्छी गुडविल रखता था। और जो मुस्लिम नाम का कपड़ा है, MUSLIN, मुस्लिम नाम का कपड़ा है, जो एक मलमल का ही रूप है, वो जो उस टाइम का जो हमारा बांग्लादेश था, मतलब आज का जो बांग्लादेश है, उस टाइम तो एक साथ ही थे, उसकी जो कैपिटल है ढाका, वहां पर ये बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस होता था, इसका वर्ल्ड वाइड नाम था। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश ने जो हमारे यहां पे पॉलिसी अपनाई, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था और उस पॉलिसी का नेचर क्या था। देखो बच्चों, एक बात समझ लो, अंग्रेज को यहां पे भला करने नहीं आए थे आपका, कि भाई आपके ऊपर रूल करेंगे और इंडिया को सोने की चिड़िया बना देंगे। भाई उन्होंने तो सोने की चिड़िया थी, हमें लूट लिया, खसोट लिया। तो उनका मेन पर्पस क्या था, उनकी पॉलिसी का मेन नेचर क्या था? तो अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन पर तो आपको नजर आएगा, उनका मेन जो मोटिव था, वो उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। हमारे ऊपर रूल करने का उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आपका भला करे, उनका मोटिव था अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे, और उनकी वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसमें वो रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता था। फिर उसी की फिनिश गुड्स जो बनाते थे वो, जैसे यहां से ले गए रॉ मटेरियल कॉटन, फिर उसको जब वो ब्रिटेन पहुंचाते थे, वहां से जो तैयार माल बनता था, कोट पैंट, बाबूजी वाला कोट पैंट है ना, जो इंडियंस को बड़ा अच्छा लगता था, वहां के कपड़े, तो वो यहां पे वो बेचा करते थे। तो उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उनका कोई आपका नहीं था कि आपको बहुत अच्छा सुख देंगे, वेलफेयर करेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, जरा बात करते हैं। नंबर 1, अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस समय लगातार इंडस्ट्रियल दौर चल रहा था, बड़ी तेजी के साथ इंडस्ट्री लग रही थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासकर। और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पे कॉटन और अदर जूट वगैरह अदर रॉ मटेरियल चाहिए थे, और इंडिया उनको एक ऐसी जगह मिल गई जहां कॉटन की बहुत अच्छी खेती होती थी, जूट की बड़ी अच्छी खेती होती थी। तो इंडिया को उन्होंने बना दिया एक रॉ मटेरियल का हब, जहां से वो रॉ मटेरियल उठा सकते हैं। ये उनका बेनिफिट था। नंबर 2, अ बिग मार्केट फॉर फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जब वो यहां से ले गए कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, और जब वहां से वो तैयार माल लाते थे, बाबूजी वाला कोट, शर्ट, पैंट, तो वो इंडियंस को बड़ी अच्छी लगती थी, और उसको काफी जेन्युइन रेट पर वो इंडियन मार्केट में सप्लाई करते थे। ठीक है ना। तो हमें हमारा रॉ मटेरियल ले गए और हमें ही बनाकर उन्होंने फिनिश गुड्स दे दी, है ना। कितना बड़ा हमारे साथ धोखा किया, आप देख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो ये उनका, कोई पूछे आपसे क्या ऑब्जेक्टिव था, तो आप ये 2 ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। ठीक है। मैं बार बार बच्चों से ये कह रहा हूं कि एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखो, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। मैंने भी नोट्स ही बना रखे हैं, आप इन्हीं को देख लोगे तो आपका इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अगला बच्चों, अंग्रेज हमारे यहां पे, उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, मगर उन्होंने कभी भी यह कोशिश नहीं करी कि इंडिया, इतना बड़ा इंडिया है, उस इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को मेजर किया जाए। कभी कोशिश नहीं करी अंग्रेजों ने। हां, यह बेड़ा कुछ अपने ही देश के लोग और कुछ अंग्रेजों ने इंडिविजुअली मिलकर उठाया। उनमें कौन कौन से नाम है, जरा मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। याद रखना, मैं 5 नाम बता रहा हूं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, VKRV राव और RC देसाई। और बच्चों, इसमें भी इन 5 नेम्स में भी अगर 5 नाम याद नहीं रहते तो एक नाम याद रखना, VKRV राव। क्यों, ये नाम क्यों याद रखना, लिखा है द एस्टिमेट गिवन बाय VKRV राव ऑन द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। इन 5 में, ये जो मैंने आपको 5 नाम दिए हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया
इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट से। इनमें जो वी राव का एफर्ट था वो बाकियों से काफी बेटर था, उनकी जो टेक्निक थी वो काफी बेटर थी, इसलिए ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स आपको बता के चल रहा हूं। अब बच्चों एक वर्ड आता है, आपने वैसे भी सुना होगा, और अब जब इंडियन इको पढ़ रहे हो तो एक वर्ड आता है कोलोनियलिज्म। ये क्या चीज है? तो ये सिंपल सा है, ये समझ जाता हूं मैं। देखो अंग्रेज क्या करते थे, आपको लगता होगा कि जो अंग्रेज थे उनका हम पे शासन था, हम पे ही राज कर रहे थे, ऐसा नहीं है यार। हमारा जो ये साउथ एशिया का जो रीजन है उस पे तो इनका राज था ही, इसके अलावा अफ्रीका और अदर कंट्रीज पे भी इनका राज था। तो ये करते क्या थे, ये कोलोनियलिज्म फैला रहे थे। ये क्या होता है, ये होता है कि इसमें दो कंट्रीज होती है, एक कंट्री वो जो रूलर होती है और एक कंट्री वो जिसके ऊपर रूल किया जाता है। जैसे ब्रिटेन और इंडिया में क्या संबंध था कि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था, है ना, ब्रिटेन हम पर वो रूलर था और हमारे ऊपर रूल कर रहा था। मतलब कोलोनियलिज्म क्या चीज है? कोलोनियलिज्म एक ऐसी चीज है, पढ़ते हैं, कोलोनियलिज्म इज अ वे ऑफ ऑक्यूपाइंग अनदर कंट्री, जिसमें एक देश दूसरे देश को ऑक्यूपाई करना चाहता है। कैसे करता है? वो हो सकता है पावरफुल कंट्री जो है वो मिलिट्री फोर्सेस से उसके ऊपर अटैक कर दे, उसको कब्जा लिया, या ट्रेड के द्वारा, या कोई और तरीका हो। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है, एक कंट्री का उद्देश्य है दूसरी कंट्री के ऊपर राज करना, है ना, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस से हो, आपके ऊपर अटैक करके करे, या वो आपको ट्रेड बढ़ाए, ट्रेड के बाद आपको इतना कर्जे में डुबो दे कि वो अपने आप ही आपके देश में अपनी चलाए, जो चाहता है वही पॉलिसी मेक करवाए। तो दिस रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड कोलोनियलिज्म। तो याद रखना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कोलोनियलिज्म। ये आप आगे भी इको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी बताया मैंने आपको कि अंग्रेजों ने कभी भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए कभी मेहनत नहीं करी। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली मेहनत करी, जिसमें वी राव का नाम ज्यादा फेमस है। तो इन सब का जो कलेक्टिव एफर्ट था, उन कलेक्टिव एफर्ट से जो आखिरी में एक कंक्लूजन निकलता है इनके सभी के द्वारा, तो ये निकलता है कि उस समय अंग्रेजों के समय जब इन लोगों ने इंडिविजुअली नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने की कोशिश करी, तो यह पता लगा कि हमारी जो नेशनल इनकम बढ़ रही है वो लेस देन 2% से बढ़ रही है। 2% नहीं, लेस देन 2%। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो 0.5% से पर ईयर इंक्रीज हो रही है ना। काफी कम था ना। हालांकि ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। तो याद रखना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हुआ 2% और 0.5%, ठीक है ना। बट ये था आपकी बुक में, तो मैंने बता दिया। आगे, स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बच्चों बता दूं, जब अंग्रेज हमारे यहां पे आए थे तब भी, और जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, मतलब रूल कर रहे थे, तब भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है? एग्रेरियन इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जिसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। नाम में छुपा हुआ ना, एग्रेरियन, एग्रीकल्चर। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? हमारे यहां पे जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर का था, इसलिए हमारी इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। और ऑलमोस्ट 85% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिविंग इन विलेजेस, और 85% लोग उस समय गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। विलेजेस में रहने का मतलब ये हुआ बच्चों, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था या तो एग्रीकल्चर था या एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज थी। अलाइड एक्टिविटीज माने कोई मछली पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, कोई कैटल फार्मिंग कर रहा है ना, कोई हॉर्टिकल्चर कर रहा है, कोई फिशरीज में कर रहा है। ये उनके बेसिकली ऑक्यूपेशन थे। 85% लोग विलेज में रहते थे। द इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी। मगर आपको एक बात बताऊं, अंग्रेजों के आने से पहले इतनी एग्रीकल्चर खराब नहीं थी हमारी। इन 200 साल के अंदर, 190 ईयर्स जो 200 साल का राउंड है, इन 200 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमें इतना एग्रीकल्चर हमारा खराब कर दिया, इतना एग्रीकल्चर, लगातार 200 साल तक हमारा एग्रीकल्चर डाउन होता चला गया।
बैकवर्ड होता चला गया, हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती चली गई, हमारा किसान कर्जे में डूबता चला गया, गरीब होता चला गया। ऐसा क्या हुआ, क्या किया अंग्रेजों ने? हाँ, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ब्रिटिश रूल में ऐसा क्या हुआ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होता चला गया? इसमें नंबर 1 आएगा सर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको आप जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। जमींदारी, जमींदारी क्या है पहले समझिए। पहले तो समझिए जमींदारी भारत में लेके कौन आया और कब आया, और ये जो तरीका था जमींदारी का ये आया कैसे इंडिया में। सर जमींदारी को हमारे देश में 1793, दूसरी डेट आ गई है हमारे सामने, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया। तो क्या बोला मैंने, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को भारत में चालू किया, इंट्रोड्यूस किया। अब ये थी क्या, अब ये बड़ी सिंपल थी यार। अंग्रेजों ने बना दिए जमींदार, अंग्रेज थे रूलर, उन्होंने बड़े बड़े जो बंदे थे उनके आसपास के उनके चेले चपाटे थे उन्हें जमींदार बना दिया, उनको एक बड़ा लैंड दे दिया और उनसे कहा भाई हमें इतना, इस लैंड के बदले में इतना लगान चाहिए। अब वो जमींदार करे क्या करे, वो कहां से लाएगा? वो जो वहां के एग्रीकल्चर थे, वहां के जो लोग रहने वाले थे, उसने वो अलॉट कर दिया किसको, जो वहां के जनता है। अब जनता को उसने एक टाइम दे दिया, क्या टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम तक इतना लगान, इतना लगान मतलब इतना शेयर ऑफ क्रॉप, अपनी फसल का इतना शेयर आप मुझे इस तारीख तक जमा करेंगे और फिर मैं उसको आगे अंग्रेजों को जमा करूंगा, है ना। तो यह था जमींदारी सिस्टम। अब इस जमींदारी सिस्टम ने हमारे किसानों को एक्सप्लॉइट कैसे किया? एक तो पहले जो जमीन आपकी थी, मतलब किसानों की जो जमीन थी, आज वो उस जमीन पर अपने आप ही खुद ही अपनी जमीन पर ही किराएदार बन गए, क्योंकि जमींदारों को दे दी गई जमीन। मतलब अब मेरी जमीन, मैं ही किराएदार बन गया, मुझे अपनी जमीन में कुछ उगाने के लिए जमींदारों को उसका शेयर देना पड़ रहा है, और शेयर भी छोटा मोटा नहीं देना पड़ रहा, शेयर भी एक बड़ा शेयर देना पड़ रहा है, मेरे पास कुछ नहीं बच रहा। इस तरीके से जमींदारी सिस्टम से क्या हुआ, हमारा लगातार जो एग्रीकल्चर था, जो किसान है वो गरीब होते चले गए लगान के कारण। अगर बच्चों लगान के बारे में और जानना है क्या है लगान, मैंने बताई दिया आपको लगान क्या है, तो लगान पिक्चर देख लेना आमिर खान की, बार बार हाँ, है ना, देख लेना, मजा आ जाएगा, आपका टाइम भी पास हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है नंबर 2 रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लैंड सेटलमेंट सिस्टम ही है, मतलब जो जमींदारों को जमीन दी गई तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जमींदारों को किसानों से लगान लेकर वो अंग्रेजों तक पहुंचाना होता था, इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। ये दोनों पॉइंट एक ही, आप इनका दोनों पॉइंटों का एक ही बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 3 यूज ऑफ प्राइमेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अंग्रेजों ने अगर हमें लूटा, अगर हमसे हमारी जमीन छीन ली और हमसे लगान ले रहे हैं, तो भाई उसके बदले उन्हें कुछ करना भी तो चाहिए था हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, है ना भाई। अगर तुम मुझसे किराया ले रहे हो तो भाई मुझे सर्विस तो दो। तो अगर तुम मेरे जमीन पर मुझसे किराया ले रहे हो तो कम से कम, मैं इतना गरीब आदमी हूं, मैं किसान आदमी हूं, तो मुझे टेक्नोलॉजी तो दो काम करने के लिए, है ना, मुझे इरिगेशन फैसिलिटी तो दो, पानी की व्यवस्था तो करो, मुझे फर्टिलाइजर तो दो, मुझे इंसेक्टिसाइड कीड़ों से मच्छरों से तो बचाओ मेरी फसल को। और मगर अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं करा, किसी प्रकार की कोई भी एड, कोई भी मदद, कोई भी टेक्नोलॉजी वो किसानों तक नहीं पहुंचाई। और हमारे जो किसान है वो पुरानी टेक्निक से काम करते रहे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर डाउन होता चला गया। और क्या, नंबर 4 है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कमर्शियलाइजेशन नहीं था। मतलब हमारा जो किसान है वो फसल को बेचने के लिए नहीं उगाता था, बल्कि वो सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए वही फसलें उगाया करता था। आलू, प्याज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, ये उगाया करता था जिससे वो ढंग से जी सके। या पशुओं का चारा, है ना, जो कैटल्स खाए गए उनके लिए चारा उगाता था, और वो सुखी था, वो बढ़िया था। मगर अंग्रेजों ने क्या किया, जो किसान सेल्फ कंजप्शन के लिए, बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, जो किसान सेल्फ कंजप्शन के लिए चीज उगाया करते थे, उनको मजबूर कर दिया ऐसी क्रॉप्स उगाने के लिए जिसको मार्केट में बेचा जा सके। और खासकर जो अंग्रेजों को जरूरत थी, जैसे कॉटन हो गया, वो अंग्रेजों को जरूरत थी। जूट जरूरत थी। जूट भी क्या होता है, एक तरह का फैब्रिक होता है
जिसे बोरिया वगैरह बनती है ना, ब्राउन कलर का होता है। या नील, नील मतलब इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए उसने उसको मजबूर किया किसानों को। उन्होंने ऐसी चीज उगाने के लिए मजबूर किया, कैश क्रॉप्स, जिसे अंग्रेजों को जरूरत थी, और वो उसको एज अ रॉ मटेरियल अपने देश में ले जा सके। इससे हमारे किसानों की हालत और खराब हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक वो इतना उगा रहे थे, इतना खा रहे थे कि सुखी थे। अब वही चीज, रोटी, गेहूं, चावल, दाल, ये सब मसाले, ये अब उनको खरीदना पड़ गया। तो उनकी जो हालत थी वो पहले से और डाउन होती चली गई, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण। नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। भैया अगर तुम अंग्रेज हो और मैं किसान हूं, तो यार जब तुम मुझसे लगान ले रहे हो, मेरा खून चूस लिया तुमने, तो यार कुछ तो मेरे काम पर भी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि मेरा काम बढ़ेगा तो तुम्हारा भी शेयर बढ़ेगा। मगर नहीं, तुम्हें मेरे पैसे से मतलब था, अंग्रेजों को किसानों के पैसों से मतलब था, उसके क्रॉप्स के शेयर से मतलब था, उनकी हालत कितनी खराब है उससे मतलब नहीं था। उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा यार ये फ्लड आ रही है, बाढ़ आती है, बेचारे गरीब लोग हैं, इनका सारा फसल बह जाती है, अगर हम इनसे शेयर ले रहे हैं तो ये बाढ़ कंट्रोल, इसका जो फ्लड है उसको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा इनको इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए, एक कैनाल्स बना दी जाए नई नई तरीके की, है ना, ये जो पानी भर गया है इसको निकालने का तरीका बताया जाए। मतलब जो किसानों के सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसपे किसानों को पैसा लगाकर ही वो काम कर सकते थे, है ना, वो तो किसान तो कर नहीं सकते थे। तो वो काम किसको करना चाहिए था? अंग्रेजों को करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम शेयर ले रहे हो भाई मुझसे। मगर अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और हमारी एग्रीकल्चर डाउन होती चली गई। तो आपको समझ में आया? मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए। इन 5 पॉइंट आपके बेसिक पॉइंट है। अगर आप ये हेडिंग भी ध्यान रखते हैं और जो मेरे बताए हुए चीज है उसको 2-2 लाइन में भी लिखते हैं तो इनफ रहेगा और आपका काम हो जाएगा, नंबर फुल मिलेंगे, गारंटीड है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब जब अंग्रेज हमारे यहां पे थे उस समय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? ऐसा नहीं था कि हमारे यहां पे इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे यहां पे इंडस्ट्री थी। मगर अंग्रेजों के आने के बाद इंडस्ट्री का जो नाश हुआ है हमारे देश में वो कभी नहीं हुआ। कैसे हुआ है? हमारे मन में कैसे हुआ है? तो सुनिए सर कैसे हुआ है। लिखा है, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल माने अंग्रेजों का रूल जो हम पे रूल कर रहे थे, अंग्रेजों के रूल के समय, ब्रिटिश रूल के समय, कॉलोनियल रूल के समय हमारा इंडस्ट्रियल बेस कभी भी ढंग से नहीं बढ़ पाया। क्यों? नंबर 1, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पॉलिसी। उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी जो पहले से इंडस्ट्री थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, चौपट कर दी सारी की सारी। आप कहोगे कैसे कर दी सर? तो सुनिए सर कैसे कर दी। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले है ना, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे दुनिया में। चाहे भले ही हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हो, भले ही हम फूड ग्रेन्स के हो, मसालों के हो, चाय के हो, मगर हम एक्सपोर्टर थे। तो क्या लिखा है? reducing India to the status mere exporter of important raw material for the upcoming modern industry in Britain। हम भी अब भी अंग्रेजों के आने से पहले भी हम एक्सपोर्टर थे, अंग्रेजों के आने के बाद भी एक्सपोर्टर बने, मगर अंग्रेजों के आने के बाद हम कॉटन, जूट और इंडिगो के एक्सपोर्टर हो गए, जो एक्सपोर्ट भी हम कहा करते थे, ब्रिटेन में करते थे, कम पैसों में। मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए और उसका हमें दाम भी पूरा नहीं मिल रहा। बताओ कैसा एक्सपोर्ट हुआ भाई, है ना। नंबर 2, टर्निंग इंडिया इनटू अ बिग मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स। बताया था मैंने आपको, रॉ मटेरियल ले गए और अपने बाबूजी वाले कपड़े, शर्ट, पैंट, कोट, अदर्स मटेरियल वो ला के हमें बेच दिए। हम खुश हो गए पहन के, भाई मजा आ गया, हम भी बाबूजी लग रहे हैं। उनका तो काम बन गया ना, रॉ मटेरियल ले गए, उसका पैसा नहीं दिया, फिनिश गुड्स बेचे आपके देश में बेच गए। आपके देश के जो शर्ट बनाने वाले हैं, कुर्ता सिलने वाले हैं, उनका काम चौपट कर दिया उन्होंने। आपका जो हैंडीक्राफ्ट है वो खत्म हो गया, जो हाथ से बुनाई कर रहे थे, करा ना। तो आपके देश की जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी उनका सर्वनाश करने के लिए काम किया गया। ये तो लिखा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ऑलरेडी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तबाह। नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आगे आगे सेम ही चीज है भाई। जब आप बाहर का मटेरियल यूज करोगे, बाहर के कपड़े पहनोगे, तो जो बेचारा हाथ से बुनाई कर रहा है, हाथ से स्वेटर सिल रहा है, हाथ से कपड़े सिल रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, उस बेचारे का माल कैसे बिकेगा? क्योंकि आपको तो बाबूजी वाले कपड़े मिल गए विदेशी, उनका माल बिक गया, महंगा बिक गया, आपका
पैसा चला गया उनके पास। नंबर 2, आपका जो छोटा मोटा गरीब आदमी बेचारा बुनकर समाज था या दूसरा जो हैंडीक्राफ्ट था, उसका काम चौपट हो गया, उसको अब काम नहीं मिल रहा क्योंकि आप बाहर से खरीद रहे हो, है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इस तरह से खत्म किया उन्होंने। इसके अलावा स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, उन्होंने थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री लगाई, मगर उन्होंने बेसिकली देखो टेक्सटाइल मिल लगाई भारत में, वो उसी में निपुण थे कपड़ा बनाने में, मगर वो भी बहुत कम लगाई, जिस हिसाब से लगानी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं लगाई, है ना। हाँ बच्चों, एक पॉइंट आ गया, तीसरा हेडिंग आ गया जिसको मैं बता रहा हूं, टिस्को। जो टाटा थे हमारे देश में, टाटा जो है, टाटा कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, टिस्को। वो हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई 1907 में। जो टाटा का रोल है ना इस देश के लिए, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, जो टाटा का इस देश के लिए रोल है, वो एक देशभक्त का रोल है, वो एक ऐसा रोल है जिसको देश कभी भुला नहीं सकता। ठीक है, पैसा कमाता है हर कोई, मगर जो आपको डेवलप करने के लिए, आपकी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो टाटा कंपनी ने योगदान दिया है जब से लेकर आज तक, वो एक बहुत अच्छा रोल है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो टिस्को हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। तो बच्चों अभी तक मैं 3-4 फैक्ट बता चुका हूं। नंबर 1, अंग्रेज आए भारत में बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। नंबर 2, जमींदारी भारत में कब आई, 1793, लिखते जाओ 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। नंबर 3, जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में जो मेन योगदान है वो है VKRV राव का, वैसे 5 नाम दिए थे मैंने आपको। नंबर 4, टिस्को जो है उसका एस्टेब्लिश भारत में हुआ 1907 में। डरो मत, जब ये चैप्टर एंड होगा तो मैं सब एक साथ दोबारा बोलूंगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अंग्रेजों ने हमारे यहां पे इंडस्ट्री तो लगाई जो कैपिटल गुड्स थी। कैपिटल गुड्स क्या होती है बच्चों, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। मेन इसी पे कोई देश टिका होता है। जिस देश के पास जितनी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो देश उतना ही तरक्की कर जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मगर मशीन, टूल्स और अदर कैपिटल गुड्स बनाने की कोई खास इंडस्ट्री भारत में नहीं बनी, ठीक है ना, तो तरक्की करना मुश्किल था। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे यहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी मगर काफी कम थी। हमारी जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर था वो काफी कम था। किस समय, अंग्रेजों के समय। मतलब कुछ नहीं किया यार, तुम सारे पॉइंट पढ़ लो, हर जगह तुम्हें तबाही मिलेगी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अंग्रेजों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की मगर उन एरिया में की जो उनके बेनिफिशियल थी। जैसे उन्होंने रेलवे लगाई, रेलवे चलाई। रेलवे क्यों चलाई, रेल इसलिए चलाई ताकि इंडिया के चप्पे चप्पे से रॉ मटेरियल उठाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जाए और फिनिश गुड जो वहां से आ रहा है उसे चप्पे चप्पे तक पहुंचाया जाए इंडिया के। तो रेल चलाने का मोटिव उनका अपना। पावर जनरेशन, उनकी जो इंडस्ट्रियल जो बेस बना रहे थे थोड़ा बहुत, जैसे कि टेक्सटाइल मिल वगैरह हो गई उनके लिए। कम्युनिकेशन, उन्होंने डाकखाने मतलब पोस्ट ऑफिस खोले, वो भी अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाए। पोर्ट्स का तो मेन योगदान है। जो आप रेलवे के थ्रू माल उठा रहे हो भाई, वो ब्रिटेन कैसे जाएगा, थ्रू पोर्ट्स, थ्रू शिप, इसलिए पोर्ट्स बनाए उन्होंने, है ना। तो ये सब काम किए, मगर ये काम आपको ज्यादा लग रहा होगा, बहुत थोड़ा सा काम था। अपने बेनिफिट के लिए जो जो हो सकता था उन्होंने किया, है ना। तो ये रोल था उनका, बट ये रोल काफी इनफ नहीं था, काफी कम था। तो आप मेरे साथ साथ पॉइंट बनाते चलिए। ये इंडस्ट्री का उन्होंने इस तरह से खलास की हमारी इंडस्ट्री। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब अंग्रेज आ रहे थे हमारे यहां पे, उस समय मैंने बताया आपको, अंग्रेजों के आने से पहले हम दुनिया में, हमारा नाम था भाई, गुडविल थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट की गुडविल थी, हमारे एग्रीकल्चर सामानों की गुडविल थी, हमारे मसालों की गुडविल थी, हमारे जो जेम्स थे, हीरा पन्ना रतन मोती वगैरह जो हमारे देश में निकलते उनके भी नाम थे। मगर अंग्रेजों के आने के बाद ये जो फॉरेन ट्रेड था बहुत खराब हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है, द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्ट द फॉरेन ट्रेड। उन्होंने कुछ इस प्रकार से हमारे साथ ट्रेड टैरिफ लगाए कि हमारा उल्टा हो गया काम। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो बच्चों, जो हमारे देश से जो अंग्रेज रॉ मटेरियल ले जाते थे वो तो सस्ता ले जाते थे। मतलब मैं एक किसान हूं, मैं अगर ब्रिटेन को बेचूंगा तो सस्ता जाएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, और वो टैक्स भी लगाएगा कोई, ताकि सस्ता माल चला जाए ब्रिटेन की ओर। मैं किसान हूं इंडियन, ध्यान रखना।
और मैं इंडियन किसान हूं, अगर मैं ब्रिटेन को नहीं बेचता, मैं भेजता हूं यूरोपियन कंट्रीज को भेजता हूं, मान लो किसी को अपना रॉ मटेरियल, तो वो उस पर इतना ज्यादा टैरिफ माने इतना ज्यादा टैक्स लगा देते हैं एक्सपोर्ट करने पर, कि वो इतना माल महंगा हो गया कि जब यूरोपियन कंट्रीज में वो माल गया तो यूरोपियन कंट्री वालों ने कहा तो बहुत माल महंगा बेच रहा है भाई, हम नहीं खरीदेंगे इससे। तो अगर मैं आपको बेचूं तो आप पैसे नहीं दे रहे, अगर मैं यूरोपियन कंट्री को बेचूं तो आप इतना टैक्स लगा रहे हो कि वहां हमारा माल बिकेगा नहीं। तो भैया मैं माल कहां बेचूंगा, मैंने तो फॉरेन ट्रेड ही तबाह कर दिया। अदर कंट्रीज में मेरी डिमांड नहीं रही, अगर डिमांड है तो आपकी कंट्री में आपको बेचता हूं तो मुझे मुनाफा नहीं होता। ये काम किया, ये है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब हमारे साथ भेदभाव के साथ उन्होंने टैरिफ लगाए। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, देखो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, हमारे जो कंपोजिशन है ट्रेड का, ट्रेड ही चेंज कर डाला भाई हमारा। हम पहले क्या भेज रहे थे, अब क्या भेजने लगे। हमारा नाम था जेम्स में, हमारा नाम था कॉटन में, हमारा नाम था जूट में, हमारा नाम था मसालों में, हमारा नाम था और बहुत सी चीजों में। अब हमारा नाम क्या कर दिया उन्होंने हमारे साथ, अब हम एक्सपोर्टर हो गए सर, अब हम एक्सपोर्टर हो गए कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब चीजें अंग्रेजों को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थी। चेंज कर दिया कंपोजिशन पूरा का पूरा। और हम इंपोर्टर कितने हो, देखो हम लोगों को कितना बेवकूफ बना दिया। कॉटन हमसे ले जा रहे हैं, लो जी कॉटन के क्लॉथ हमें बेच रहे हैं, सिल्क हमसे ले जा रहे हैं, सिल्क के क्लॉथ हमें बेच रहे हैं, वूल हमसे ले जा रहे हैं, वूल के क्लॉथ हमें बेच रहे हैं। यार मजाक है, क्या मजाक बना रखा भाई। भाई हम खुद नहीं बना सकते थे क्या, बना सकते थे, मगर आप हम पे शासन कर रहे हो, लूट रहे हो, इधर से भी लूट रहे हो, उधर से भी लूट रहे हो, लूटना तो हमें ही है। ये काम किया इन्होंने। नंबर 2, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हमारी ट्रेड की डायरेक्शन चेंज कर दी। हम ट्रेड कर रहे हैं इन देशों से, उन्होंने करवा दिया इससे। हमारा ट्रेड पूरी दुनिया से था, यूरोपियन कंट्री से हमारा ट्रेड था, श्रीलंका से हमारा ट्रेड था, आज का जो ईरान है उस टाइम का पर्शिया था, है ना, उसका नाम पर्शिया था, उससे हमारा ट्रेड था। अब हमारा ट्रेड क्या हो गया, मोर देन 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन से होने लगा, और वो हमें पैसे दे नहीं रहा रॉ मटेरियल के, और अपना माल बेच के हमारा हैंडीक्राफ्ट खराब कर रहा है, हमारे जो डोमेस्टिक उद्योग थे वो खराब कर रहा है। तो हमारा ट्रेड का वॉल्यूम, मतलब कंपोजिशन ही चेंज कर दिया भाई, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया यार। हमारा ट्रेड इधर जा रहा है, यूरोप जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, पर्शिया जा रहा है, अब क्या जा रहा है, अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटेन जाने लगा यार, काम ही खराब हमारा। नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम, और कैसे उन्होंने ट्रेड खराब किया। नंबर 3 आ गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, 1869 में, सर 1869 याद रखना डेट, सेव द डेट, सुएज कैनाल बनाई अंग्रेज ने। इनकी भी हिम्मत है ना, इंडिया से लेकर वहां तक पहुंचा दी, ब्रिटेन तक, है ना, पूरे के पूरे अफ्रीका को घुमा के सुएज कैनाल बनाई 1869 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इतना घूम के अफ्रीका से चक्कर लगा के जो ब्रिटेन जाया करते थे हमारे शिप्स इंडिया से, है ना, उसको बीच में से एक रूट दे दिया गया ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए और इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना आसान हो जाए और इंडिया को फिनिश गुड्स भेजना आसान हो जाए। मतलब पहले तो लूट थी, अब महालूट होनी स्टार्ट हो गई आफ्टर सुएज कैनाल 1816, याद रखना सुएज कैनाल 1869। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड, इन्होंने हमारे ट्रेड का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। कैसे किया मैंने बताया आपको, पढ़ देता हूं। इंडिया फॉरेन ट्रेड रिजल्टेड इन द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ट्रेड हुआ करता था वो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था, इंपोर्ट कम हुआ करता था। हम अंग्रेजों के आने से पहले आत्मनिर्भर थे, हम दुनिया को माल भेजा करते थे, मंगाया बहुत कम करते थे, एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस था। This surplus comes to huge cost of the country economy. As exporter of primary products resulted in the scarcity of several essential commodities, food grain, cloth, और एक टाइम ऐसा आया यार अंग्रेजों के साथ में कि जहां हम दुनिया को एक्सपोर्ट किया करते थे ना, हम बहुत बड़े इंपोर्टर बन गए। हमारे यहां पे ये तक मुसीबत आ गई थी एग्रीकल्चर के अंदर कि हम इतना भी गेहूं नहीं उगा पाते थे, इतना भी फूड ग्रेन नहीं उगा पाते थे ताकि पूरी कंट्री के लोगों को भी हम अनाज दे सके। वो भी कंडीशन आई है हमारे सामने। It did not result in any flow of gold or silver to India, rather its export surplus was used to make payment of expenses इनका। अच्छा सुनो, ये में क्या लिखा नीचे, लिखा जो हम एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस था अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के साथ में भी था, कम कर दिया उन्होंने, सरप्लस तो था, तो उससे जो पैसा आता था ना, जब आप हमारे देश से कमा रहे हो पैसा,
एक्सपोर्ट करके, तो वो पैसा आपको हमारे वेलफेयर पे लगाना चाहिए, इंडियन वेलफेयर पे लगाना चाहिए ना। बट नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को जो सरप्लस एक्सपोर्ट से आ रहा है इंडिया के पास, क्योंकि रूल तो वही कर रहे हैं यार बेटे, हमारी नहीं चलेगी, हम भले ही भेज रहे हो, पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है। उस पैसे को क्या करते थे वो, उस पैसे को वो अपने जो सेना थी, अपनी सेना तैयार कर रहे थे, हमारे जो रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए, उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, जगह जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपने बेटे ने भेज दिया वो पैसा। मतलब आपने क्या किया, आप उस पैसे से भी अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हो, उसी पैसे से लड़ाइयां लड़ रहे हो, हमें हमारे पैसे से हमें मार रहे हो, आप ब्रिटेन भेज रहे हो पैसा। मतलब वो पैसा आपने इंडिया के गरीब लोगों के वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में नहीं लगाया। ठीक है बच्चों, हाथ में है ना एक पेन, जैसे मेरे हाथ में पेन है, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, एक नोटबुक, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन। सर जब भी डेमोग्राफी वर्ड आ जाए ना बच्चों, याद रखना, जब भी डेमोग्राफी वर्ड आ जाए तो एक बात ध्यान रखना बस, क्या, ध्यान ये रखना है जब भी डेमोग्राफी वर्ड आ जाए कि डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी जब अंग्रेज हमारे यहां पे थे? बहुत खराब थी, बताता हूं। चलो एक और डेट आ गई, फर्स्ट सेंसस, याद रखना, सेव द डेट, यही तो डेट है सारी, यही तो फैक्ट्स है। फर्स्ट सेंसस भारत में हुआ था 1881 में, 1881, 1881 में भारत में फर्स्ट सेंसस हुआ था। जिसको नहीं पता सेंसस क्या है बता दूं, सेंसस का मतलब होता है भारत की टोटल पॉपुलेशन को काउंट करना, उनकी सारी विशेषताएं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाना कि कितने उसमें मेल है, कितने फीमेल है, ऐसी सभी विशेषताएं पता लगाना। 1881 में बच्चों लास्ट सेंसस, फर्स्ट सेंसस हुआ था, और उसके बाद हर 10 साल बाद हमारे देश में सेंसस होता है, हर एवरी 10 ईयर। एक बात, दूसरी बात, एक और डेट आ गई 1921, क्या आ गई, 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। 1921 को बोलते हैं हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, देखो मैं बताता हूं, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को बोलते हैं, इसने है ना डिवाइड कर दिया। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऐसा था, इसने टोटल डेमोग्राफिक कंडीशन को डिवाइड कर दिया 1921 ने। कैसे बताऊं, 1921 से पहले है ना हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। आप कहोगे सर इंडिया के बारे में तो समझ में आता है, बढ़ती थी घटती कैसे थी? भाई 1921 से पहले लोग अनपढ़ थे, बिल्कुल भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी हमारे देश के अंदर, बहुत पिछड़ा हुआ देश था। तो कोई पैंडेमिक आया, जैसे कोरोना आया था, ऐसी पहले आता था, कोई पैंडेमिक आया, कोई बीमारी फैली, वो पूरे गांव में फैल गई, पूरे शहर में फैल गई, मर गए 1 लाख लोग। तो इतने पैदा नहीं हुए जितने मर गए, पॉपुलेशन डाउन हो गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई। मगर 1921 एक ऐसा साल था जो पता नहीं कैसा साल था, कैसा बना दिया भगवान ने, उसके बाद तो हम पछता रहे हैं। 1921 को ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला गया कि आफ्टर 1921 से आज 2023 तक, 2023 तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑलवेज हर साल पॉपुलेशन बढ़ी ही बढ़ी है, घटी कभी नहीं। समझ गए? 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी पॉपुलेशन घट जाती थी, ड्यू टू बीमारियां, जो बीमारियां थी, पेंडेमिक वगैरह थे। मगर आफ्टर 1921 कभी भी पॉपुलेशन घटी नहीं, ऑलवेज बढ़ी ही बढ़ी है, इसलिए बोला गया 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखना बच्चों। अब हम जरा बात करते हैं उस समय हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय हमारे देश में 16%, लेस देन 16%, 16% लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। और औरतों की तो बहुत कंडीशन खराब थी, 7%। ये फैक्ट्स याद रखने हैं हमको। भाई 16% लोग पढ़े हुए हैं यार, कौन पढ़ा हुआ है फिर? सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन? और उसमें भी औरतें, जो लेडीज है, जो फीमेल है, वो कितनी है? 7%। इतनी बुरी हालत थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब थी, चारों तरफ गंदगी थी, लोग बीमारियों से मरते थे, कोई खास वैक्सीन वगैरह नहीं थी, कोई खास दवाइयां वगैरह नहीं थी, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, है ना। ये सब चीजें काफी कम थी, डिसीज बहुत ज्यादा थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, उनके रोकथाम की चीज नहीं थी। नंबर 3, मोर्टेलिटी रेट। अगर मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बच्चों इन्फेंट क्या होता है?
1 साल तक का बच्चा इन्फेंट होता है, 1 साल की उम्र तक का बच्चा, पैदा होने से 1 साल की उम्र तक का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब 1 साल तक का बच्चा पर 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इलाके में 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से 218 बच्चे मर गए, जैसे इसमें लिखा है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुई 218 पर 1000, 218 पर 1000। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पे निकलती है 1 साल के अंदर। तो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी हाई थी पता है? 218, 218, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, 218 मर गए। पता है इतनी हाई क्यों थी? सोचो, हेल्थ फैसिलिटी। बच्चा पैदा तो हुआ, उसकी बीमारी थी, पहले से बीमारी थी, ये बाद में हो गई, उसको बचा नहीं पाया। मगर अब सुधर गई है काफी। 2022 की बता रहा हूं, केवल ये कितनी रह गई है? 27 रह गई है। ये इतनी कम क्यों हो गई है? अभी भी ज्यादा है और कम होनी चाहिए। ये इतनी कम इसलिए हो गई है क्योंकि अब हेल्थ स्ट्रक्चर जो है हमारा काफी मजबूत हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझिए पहले आप, मतलब समझिए सर। आपके देश में एवरेज एक व्यक्ति, एवरेज नॉट अ रियल, एवरेज एक व्यक्ति कितने साल जीता है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कोई मर गया 20 साल में, कोई मर गया 100 साल में, कोई मर गया 50 साल में, सबका एवरेज निकालो तो 32 साल आ गया। कितना आ गया? 32। तो अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 थी, आज ये बढ़ के 69 हो गई है, काफी अच्छी हो गई है, 70 के आसपास। क्यों? हेल्थ फैसिलिटी आ गई है। अब हम किसी को अननेचुरल मौत मरने नहीं देते, अब तो कैंसर वाले को बचा लेते हैं कि भाई नहीं जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहेगा। तो हेल्थ फैसिलिटी मजबूत होने से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई है। गरीबी, चारों तरफ गरीबी, बुरी हाल था हमारा अंग्रेजों के समय। देखो, अंग्रेजों से पहले तो इतने गरीब नहीं थे। अंग्रेजों ने जो हाल किया है हमारे हैंडीक्राफ्ट का, हमारे उद्योग धंधों का, सब चीजों का, इससे हमारे देश में गरीबी बढ़ती चली गई है ना। और चारों तरफ हमें वाइड स्प्रेड गरीबी देखने को मिलती थी। तो ये किया उन्होंने, हमने बताया आपको। अब अगला है फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या फीचर्स थे हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। ये तो अंग्रेजों की बात की बता दी मैंने, है ना। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर वर्कफोर्स 70 to 75%। सर 70 से 75 वर्कफोर्स जो था, मतलब अगर हमारे देश में 100 लोग काम करने वाले हैं, काम करने वाले लोग सभी नहीं काम करने वाले जो मेहनती है, इसमें आते हैं बेटी 14 ईयर से लेकर 60 ईयर तक के लोग मान लो बेसिकली। तो ये जो वर्कफोर्स था, इस वर्कफोर्स में 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10%, भैया मैन्युफैक्चरिंग छोड़ी कहा आपने, वो 2 धंधे खराब कर दिए। और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग काम कर रहे थे उस समय। ज्यादातर लोग खेती पे ही थे, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है, आप कितना ही तबाह कर दो, थोड़ा बहुत काम करके आदमी अपना जीवन यापन कर लेता है। देयर वॉज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। अंग्रेजों के समय यहां पे रीजनल वेरिएशन बहुत था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, है ना, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कम्युनिस्टेड इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। कह रहे ये कुछ राज्य ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर गिरता चला गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर अंग्रेजों के समय बढ़ता चला गया, है ना। कुछ ये चीजें देखने को मिलेगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप फोकस भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या इन्होंने कुछ अच्छा भी किया? बच्चों यहां पे हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, या हम इसी जो मैं पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं ना बच्चों, इसको अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए एग्जाम में कि आप बताइए पॉजिटिव रोल, क्या बताइए? पॉजिटिव रोल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है जिसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है हमारे ऊपर? कुछ अच्छा भी करके गए हैं, बुरा बुरा करके गए हैं? बहुत बुराई कर ली ना, कुछ बढ़ाई भी कर लो भाई। तो देखो क्या क्या किया उन्होंने। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज रेलवे, मैंने बताया था, उन्होंने रेलवे बनाई माल ले आने के लिए, लाने के लिए। उन्होंने पोर्ट्स बनाए माल को इंडिया से बाहर भेजने के लिए, इंडिया में माल भेजने के लिए। उन्होंने टेलीग्राफ मतलब पोस्ट ऑफिस खोले गए,
क्यों? अपना कम्युनिकेशन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन। एक ऑफिस महाराष्ट्र में, एक ऑफिस बंगाल में है, तो महाराष्ट्र की बात बंगाल में कैसे जाएगी? मोबाइल नहीं था भाई, तो कैसे होगा? पोस्ट ऑफिस के थ्रू होगा। ये सब काम किया उन्होंने। तो क्या क्या किया देखो, एक एक करके गिनते हैं। वो भी सब अपने इंटरेस्ट में किए, मगर अपने इंटरेस्ट में भले किए हो, मगर उससे हमें भी फायदा हुआ। तो पॉजिटिव रोल पढ़ रहे हैं हम। रोड, पहला रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी। देखो रोड क्यों बनाई उन्होंने? उनको क्या होता था, हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपने नाम सुने हैं, ऐसे हजारों थे। भारत का बच्चा बच्चा क्रांतिकारी है। तो ये जो लड़ रहे थे जब अंग्रेजों से, तो आज इधर लड़ रहे हैं, आज उधर अटैक है। तो अंग्रेजों को भी अपनी सेना एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी पड़ती थी। उसके लिए क्या चाहिए? जंगल से कुछ रोकेगा नहीं, जंगल में तो अटैक हो जाएगा। तो आपको चाहिए थे रोड्स, तो उन्होंने रोड्स बनाए अपने बेनिफिट के लिए, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। या रोड बनाए, अगर आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन यहां पर है और गांव उधर है, तो गांव से रेलवे स्टेशन तक माल कैसे लाओगे, कॉटन कैसे लाओगे? उसके लिए भी तो रोड चाहिए भाई, रॉ मटेरियल के लिए। तो रॉ मटेरियल उठाने के लिए किए, मतलब अपने फायदे के लिए किया। फिर वो रेलवे तक जाता था, रेलवे से पोर्ट्स पे, पोर्ट से फिर क्या होता था, वो उनके देश में चला जाता था माल। Those always remain an acute shortage of all weather road। इन्होंने रोड तो बनाई, बट ऑल वेदर रोड नहीं थी। ऑल वेदर रोड क्या होता है? कच्ची पक्की रोड। ऑल वेदर रोड तो अच्छी होती है, इन्होंने ऑल वेदर रोड नहीं दी, इन्होंने कच्ची पक्की रोड दी। गर्मी में सही है, सर्दी में सही है, बरसात आई, रोड बह गई पूरी की पूरी। इस तरह की रोड बनाई इन्होंने हमारे देश के अंदर, है ना। रेनी सीजन में खराब हो जाए, तो कच्ची रोड होती है बच्चों, वो रेनी सीजन में खराब हो जाया करती है। तो इन्होंने अच्छी रोड हमें नहीं दी, पक्की रोड की काफी कमी थी। This affected badly the people living in this area, especially during natural calamity and famines। और कोई जब अच्छी रोड नहीं होगी, तो जो कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में रोड ही बह गई। अब रोड बह गई, इसका मतलब है हम ही फंस गए। क्यों? अब हम गांव से, इस गांव से दूसरे गांव में कैसे जाए भाई? कैसे निकले अगर यहाँ पे बाढ़ आ गई? तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने हमको दिया, ठीक है, मगर ढंग से नहीं दिया। रेलवे, अब बात करेंगे रेलवे भारत में कब आई बच्चों, याद रखना। रेलवे भारत में आई 1850 में, याद रखना कब आई? 1850 में। मगर जो फर्स्ट रेल थी भारत के अंदर, याद रखना, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, वो चली है 1853 में। तो याद रखना 1853 में भारत में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली है, मगर रेलवे भारत में 1850 में आ गई थी। ये ध्यान रखना, डेट ध्यान रखनी है सारी की सारी। द रेलवे इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वे। रेलवे से हमारा स्ट्रक्चर बड़ा ज्यादा इफेक्टेड हुआ। कैसे? इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक ज्योग्राफिकल। तो कोई फायदा हुआ भाई। हम अगर गुजरात में रहते हैं और बंगाल जाना चाहते हैं, तो सोच सकते हो, जा नहीं सकते आप? क्यों नहीं जा सकते? इतना दूर कैसे कवर करोगे जब रोड नहीं है, रेलवे नहीं है? मगर यह काम किया रेलवे ने। क्या किया? दूर दूर के डिस्टेंस को कवर करना आसान कर दिया। लोगों का काम धंधे चल पड़े, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर होने लगा, जो कि पहले नहीं थे। रेलवे ने ज्योग्राफिकल कंडीशन खोल के आपस में कल्चर को मिलने में मदद करी। एक बंगाली एक गुजराती से मिल सकता है, एक बिहारी एक पंजाबी से मिल सकता है। आपस में कल्चरल शेयर हुए, आपस में दोस्ती बढ़ी, आपस में एक दूसरे के निकट आना हुआ। और क्या किया? रेलवे ने हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया। भाई जब तक रेलवे नहीं थी तो आप कोई चीज उगाते ही नहीं थे, क्योंकि आपको पता है बेचोगे कहां पे, क्योंकि रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, कहां जाओगे? अगर आप यूपी में रहते हो तो बिहार में माल कैसे बेचोगे यार? नॉट पॉसिबल। जंगलों से होकर गुजरोगे क्या? मुश्किल था। नॉट पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल था। मगर रेलवे ने आसान कर दिया। रेलवे कहता क्या दिक्कत है भाई, तुम यूपी में हो, बिहार में बेचना है, मैं हूं ना, चल भाई माल बेच। कमर्शियलाइजेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, यह काम किया रेलवे ने। इसके अलावा वाटरवेज की बात करें अगर, क्या कुछ पानी के जहाज वगैरह कुछ और भी इन्होंने डेवलप किए? तो बच्चों याद रखना, रेलवे अच्छी डेवलप करी, रोड बनाई अंग्रेजों ने, मगर वाटरवेज में कोई खास काम नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया इन्होंने, है ना। पोर्ट्स वगैरह बनाए, वो भी अपने बेनिफिट के लिए बनाए। इंडियन के लोग जो थे उनके वाटरवेज का फायदा हो, इसमें कुछ खास काम अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लिखा है द इनलैंड वाटरवेज डेवलप बाय ब्रिटिश प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ये सब लिखा है, कोस्ट कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट में बनाया भी इन्होंने, मगर कुछ खास बड़े नहीं था, महंगा बहुत था।
इनको खुद महंगा पड़ा, है ना। तो ये जो वाटरवेज वाला है ये एक बेकार सा पॉइंट है। हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इन्होंने पोस्ट ऑफिस खोले भारत में, और अंग्रेजों के समय से चिट्ठी जानी स्टार्ट हुई। वो चिट्ठी जो जाती थी ना डाकखाने में डालते थे, वो अंग्रेजों के समय चालू हुई। उससे पहले तो हमारे राजा महाराजा पत्र लेके जाया करते थे। तो इनका पीछे भी इनका मोटिव यही था कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, बट उससे हमें भी फायदा हुआ, है ना, अपना लॉ एंड ऑर्डर चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये इनका काम था। मगर हम लोगों के लिए फायदा हुआ, ऐसा हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा भी उससे फिर हमारा भी संदेश एक जगह से दूसरे, अगर आपके रिश्तेदार यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आप कैसे जा सकते हो सर, बड़ा मुश्किल काम है ना, उस समय जाना। तो उस समय चिट्ठियां भेजा करते थे लोग, हाल चाल जाना करते थे, अपनी बात पहुंचाया करते थे, ये सब चीज थी। एक पॉइंट और, एक नाम और आ गया सर, टाटा एयरलाइंस। भारत में टाटा एयरलाइंस चालू हुई 1932 में। ये टाटा का बड़ा योगदान है, मैंने बताया था आपको। 1932 में भारत में सबसे पहले टाटा ने ही एयरलाइंस चालू करी, 1932। The British also started the modern education system for the purpose of creating clearing class. They also laid to foundation modern banking system. अंग्रेजों ने अपना पढ़ाई भी चालू करी भारत में, ये भी उनका योगदान था। और नंबर 2, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम भी, पता है आपको, हमारा जो आरबीआई बैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1935 में हुआ है। अंग्रेजों ने किया था भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो बैंकिंग सिस्टम देने का भी जो मेन क्रेडिट जाता है वो इस ब्रिटिश रूल को ही जाता है। बैंकिंग सिस्टम इन्होंने भारत में चालू किया, आज जो कि आज बड़ा बेनिफिशियल है। और आज हमारा बैंकिंग सिस्टम दुनिया में, मुझे पक्का नहीं पता, बट नंबर 1 पे होगा। इतना अच्छा मजबूत बैंकिंग सिस्टम है हमारा, है ना। ये भी एक उनका हमें सिखाया बैंकिंग सिस्टम, ये भी अच्छी बात थी। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन क्या आता है बच्चों? सारा जो पढ़ा हमने, इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है? एक सेकंड पढ़ दो 2-3 कंक्लूजन। नंबर 1, हमें यह पता चला, एक तो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर मेन था, ओवर क्राउडेड था। ओवर क्राउडेड मतलब ज्यादा ही लोग लगे हुए थे यार, 70 to 75% लोग कहाँ लगे हुए थे? एग्रीकल्चर पे लगे हुए थे। कुछ ज्यादा ही लोग एग्रीकल्चर पे लगे हुए थे, है ना। इसी कारण से हमारा एग्रीकल्चर डाउन होता चला गया, क्योंकि जब ज्यादा लोग लगेंगे तो काम धंधे कम हो जाएंगे, फिर जो खेत है आपके, जो लैंड है वो बढ़ जाएगा, आपस में छोटे छोटे शहर आपके पास आएगा। छोटा शहर आएगा तो क्या खाओगे, क्या कमाओगे? नंबर 2, और क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमारा, नंबर 2 क्या भाई, अंग्रेजों ने हमारा वर्ल्ड फेमस जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो तबाह कर दिया, चौपट कर दिया ना, बताया था मैंने आपको। और क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आता है? हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, जो कि सरप्लस जाया करता था, अंग्रेजों ने उसका नाश कर दिया। वो जाया इधर की तरफ जाता था, इधर की तरफ डायरेक्शन ही चेंज कर डाली, वॉल्यूम चेंज कर डाला, कंपोजिशन चेंज कर डाला, मैंने पढ़ाया था आपको। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा किया, रेलवे बनाई, वाटरवेज बनाए, रोड बनाई, बैंकिंग सिस्टम चालू किया, पोस्ट ऑफिस चालू किए, टेलीग्राफ वगैरह, मगर वो भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और गरीबी उनके समय बड़े पैमाने पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे था, क्योंकि उन्होंने ना एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई भी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट या कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाई थी। ये कुछ फैक्ट्स है। अब लास्ट में बच्चों हम बात करेंगे इस चैप्टर के मेन फैक्ट्स की। एक बार रिव्यू करते हैं, फटाफट लिख लेना इस चीज को आप। क्या क्या? जमींदारी भारत में कब आई? जमींदारी, जब जमींदारी प्रथा बनी वो आई 1793 में। मतलब अंग्रेजों ने हमें जमींदारी प्रथा दी, बेटा अब तुम अपने मालिक नहीं हो, अब जमींदार मालिक हो गए, हम लेंगे तुमसे लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे आया भारत में 1850 में, मगर जो पहली पैसेंजर ट्रेन है बच्चों, पहली पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग गए बॉम्बे टू ठाणे, वो थी 1853 में। रेलवे कब चली? 1850 में। पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में। सुएज कैनाल अंग्रेजों ने कब बनाई? 1869 में। 1869 याद रखना है, मैंने इसको सीरियल वाइज लगाया। पहला सेंसस कब हुआ भारत में? पहला सेंसस 1881 में पहला सेंसस हुआ, जब ये काउंट किया गया कितने लोग हैं भारत में, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, किस एज के हैं, क्या ऑक्यूपेशन है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी भारत में कब लगी? 1907 में। कहां पे? जमशेदपुर में। याद रखना, जमशेदपुर बिहार में बच्चों। कहां पर? जमशेदपुर बिहार। जरा क्या खुल गया, ये लगी है जमशेदपुर, है हमारा बिहार में, याद रखना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वो था
जिससे पहले हमारा पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, मगर 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, वो लगातार बढ़ती चली गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, और जो मैंने पढ़ाया आपने आई होप नोट्स बना लिए होंगे। मैं आपको बच्चों गारंटी दे रहा हूं, जब आप एग्जाम में बैठेंगे इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसको भी कम कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का ही, जो सेकंड चैप्टर है 1952 1991, और एक बैंकिंग चैप्टर भी आने वाला है जल्दी, तो कीजिए वेट। तब तक के लिए पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।